ये जो तीन चेहरे नजर आते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, आप उनके बियॉन्ड देखिए। ये जो 18-20 लोग जो हैं, जो इन तीन के नीचे काम करते हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, इनकी क्या भूमिका है? उस भूमिका पे प्रश्न कीजिए। कौन है 17-18 लोग? जो कोई यादी डिपार्टमेंट को हेड करता है, कोई पहचान डिपार्टमेंट को हेड करता है, कोई मिलान डिपार्टमेंट को हेड करता है। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, जो अलग अलग स्टेट में हेड्स हैं, ये पूरे के पूरे लोगों का संज्ञान लेना आपको जरूरी है। इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है ये समझना आपको जरूरी है। तो जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक जो है लोकतंत्र लचर रहेगा, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ही जो है जनता अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पूरा देश आजादी के जश्न में डूब चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से एक बार फिर से भाषण देंगे। किन बातों का जिक्र वो करेंगे, इसको डिकोड करने की कोशिश आज हम करेंगे। राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई मैगजीन्स में काम कर चुके हैं और फिलहाल करंट अनप्लग्ड बाय राजीव चैनल है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किस तरह से सर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर पर होंगे, किन बातों का जिक्र होगा? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी आपका। और मुझे खुशी है कि पहली बार आपने मेरे YouTube चैनल का नाम लिया है, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ये चैनल मैं रन कर रहा हूं, बहुत ही छोटा चैनल है, 2500-3000 ही सब्सक्राइबर्स है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि क्या हो सकता है। देखिए, दो चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं जो दर्शक सुन रहे हैं, ये कल आप जरूर इस चीज पे गौर कीजिएगा। 75 साल के अगले महीने नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, और ये नियम नरेंद्र मोदी जी ने खुद बनाया था कि 75 साल का व्यक्ति जो है एक बार हो जाए तो मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी पार्टी ने उसे भेज देना चाहिए। तो यदि आप उनके स्पीच के टेक्सचर में कल आप बहुत बार उनके 11 साल के परफॉर्मेंस का उल्लेख सुने, तो आप ये समझ जाइएगा कि नरेंद्र मोदी जी थक गए हैं और शायद वो कहीं विराम लगा के बहुत जल्दी जो है वो अपने जीवन की दूसरी इनिंग खेलने की तैयारी कर रहे हैं। यानी पीएम पोस्ट पे हो सकता है नया चेहरा हमको देखने के लिए मिले। यदि वो बार बार पाकिस्तान और देश के अंदर के दुश्मनों से हमें परेशानी है और मतलब इस तरीके की बातें करे, कॉम्बैटिव मूड में नजर आए, बहुत ज्यादा कांग्रेस को कोसें या पाकिस्तान को कोसें, तो आप समझ जाना कि ये कोई इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। ये जो है ये अभी कॉम्बैटिव मूड में है, लड़ने के लिए एकदम इच्छुक हैं और ये यहीं पे रहेंगे, इसी पोस्ट पे रहने वाले हैं। तो पहली अहम चीज जो कल आपको उनके इसमें नजर रखनी है वो ये रखनी है कि उनके स्पीच जो है, उनका भाषण जो है, उसमें क्या कॉम्बैटिव पैटर्न जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है कि वो 11 साल का अपना उल्लेख किए जा रहे हैं कि हमने ये अचीव किया, भारत यहाँ पे था, यहाँ से 11 साल में वहां चला गया, बहुत बढ़िया काम हुए। ये दोनों चीज आपको देखना है कि वो उनके स्पीच में मेन किस चीज का पुट ज्यादा है। दूसरा अहम चीज, हिमांशु जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के अंदर में विपक्षी पार्टियां एजेंडा सेट कर रही हैं और सत्ता पक्ष उस एजेंडे पे रिएक्ट कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे में बिहार में हमने ये देखा, और यही चीज हमने देखी कर्नाटका में, जिस दिन से महादेवपुरा असेंबली सीट के अंदर जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको राहुल गांधी ने उजागर किया। उसके बाद से भी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि ये लोग जो है एक बचाव की मुद्रा में है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अलग सी चीज होते हुए हम देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि संसद से लेकर सड़क तक अब विपक्षी पार्टियां और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कॉम्बैटिव मूड में है। वो एक तरीके से जो है वो द्वंद्व करने के लिए तैयार है। ये भी एक बड़ा ही सुखद जो है वो दृश्य है। जो चीज मैं इतने सालों से बोल रहा हूं वो अभी मुझे अपने आंखों के सामने फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है स्पीच के अंदर में, वो ये देखना है कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे नरेंद्र मोदी जी के स्पीच में हमें क्या पैटर्न्स नजर आते हैं। पहली बार देखिए ऐसा है कि 10 से 15 साल में इस दुनिया ने
बाइपोलर वर्ल्ड का रुख फिर से देखा है शीत युद्ध के बाद से। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चाइना है। और दुख की बात यह है कि आज की डेट में ना तो हम अमेरिका के करीब नजर आते हैं ना चाइना के करीब नजर आते हैं। पूरी दुनिया जो है ये दो धुरियों में बट गई है, अमेरिका और चाइना। शीत युद्ध के टाइम भी था, पर एक बहुत बड़ा गुट जो था वो गुट निरपेक्ष देशों का था। अभी ऐसे गुट निरपेक्ष देश करके कोई एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल गुट है नहीं। और उस गुट निरपेक्षता की जो राजनीति है उसको इंटरनेशनल लेवल पे खत्म करने में नरेंद्र मोदी जी और भारत का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हमको ये देखना है कि 11 साल बाद जब हमने पूरे प्रयास किए कि हम किसी भी तरीके से अमेरिका से अपनी नजदीकियां बढ़ाएं, खासतौर पर डोकलाम और इस तरीके से चीनी संघर्ष के बाद में, और जब हमको ये नजर आ रहा है कि ट्रंप के टैरिफ के बाद में अमेरिका ने भी भारत से एक दूरी बना ली है, 50% का इतना भारी पेनल्टी भारत के ऊपर में लगाया है जो इन्होंने किसी और राष्ट्र के ऊपर में नहीं लगाया, इतने बड़े किसी राष्ट्र के ऊपर में। तो ऐसी स्थिति में क्या बातें जो है वो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, देश के लोगों को समझाने के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात आपको ध्यान देनी है कि जो इस देश की समस्याएं हैं, जैसे जॉबलेस ग्रोथ, ये बोला तो जाता है कि भारत 6.5% से विकास कर रहा है, पर ये विकास जॉबलेस ग्रोथ का है। यहां एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो पाने के कारण अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। और आज की डेट में भारत का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो बेरोजगारी है। ना चाइना है, ना पाकिस्तान है, ना अमेरिका है। तो ये बेरोजगारी से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी किस तरीके की बातें करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, वो भी हमें देखना होगा। तो ये 4 चीजें जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला उनका स्पीच का पैटर्न, दूसरा हमें ये देखना है कि वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे किस तरीके की जो है भूमिका बांध रहे हैं अमेरिका और चाइना से दूर होने के बाद में, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट के और जो घरेलू समस्या है उन पे क्या बोल रहे हैं, और चौथा अपोजिशन पार्टीज और उनके लीडर्स पे उनका क्या टेक है। जी मान। लेकिन सवाल तो ये उठता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं मंच पर जाकर, जब वो मतलब एक ऐसे नेता के तौर पर अपने आप को सामने रखने में सफल रहते हैं हर बार, मतलब वो कोई भी कंडीशन हो वो इस चीज के मास्टर हैं कि वो अपने शब्दों से जनता के मन में अपने लिए भावनाएं बना लेते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से मंच पर जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अपने सरकार की कमियां तो गिनाएंगे नहीं वहां पर जाकर, हालांकि वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त देश की हैं या फिर जो देश सुनना चाह रहा है वो तो बोलेंगे नहीं। तो फिर बहुत ज्यादा हमको उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, देश थक गया है, देश अब एक नया चेहरा चाहता है। 11 साल की जो थकान है वो बहुत ज्यादा है, और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि अंदरूनी जो है हमको नजर आ रहा है कि बहुत सारे बहुत सारे आपको अलग अलग जगहों पे जो है बुलबुले नजर आ रहे हैं विरोध के। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का अभी इलेक्शन हुआ, उसमें संजीव बालियान जो अमित शाह जी के बहुत चहेते हैं, उनको राजीव प्रताप रूडी जो खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के इच्छाओं के खिलाफ जाके इलेक्शन लड़ा, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो कैंडिडेट है संजीव बालियान, उनको बुरी तरीके से हराया। तो ये तो तब तक संभव नहीं होता जब तक एनडीए या बीजेपी के अंदर के ही कुछ लोग जो है वो राजीव प्रताप रूडी का साथ नहीं देते। अपोजिशन पार्टीज ने तो दिया ही, साथ ही बीजेपी के भी अंदर से काफी सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। तो ये इंगित कर रहा है कि बीजेपी के अंदर में भी जो है बगावत के जो है बुलबुले वो फूटने चालू हो गए। ठीक है, और जिस तरीके से आप देखते थे कि संसद में आते ही मोदी मोदी करके लोग चिल्लाने लगते थे, सांसद जो है बहुत ही उमंग और तरंग में आ जाते थे, आप उसमें भी कमी कहीं नजर जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें, अब वो भली आपने बोला कि बातें बहुत ही चिकनी चुपड़ी करते हैं वो, है ना, बातें उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है, ये सारी चीजें मान्य है। पर जो सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी के लिए है वो ये है कि उनकी पार्टी के अंदर में, विपक्ष के अंदर में, इस देश के अंदर में और इंटरनेशनल लेवल पे उनको देख देख के लोग अब थक गए। अब वो सारी चीजें जो है ना उबाऊ सी होने लगी, उनकी जो बातें भी वो करते हैं वो वही है, मतलब उसमें कुछ नयापन नहीं है।
तो जब इंसान अपना नयापन खो देता है, इंसान यदि नयापन खो दे, तो आप समझ जाइए कि भाई अब ये टाइम आ गया है उसको रिप्लेस करने का। इसकी बौद्धिक क्षमता और शक्ति जो है वो नए आइडियाज क्रिएट करने में जो है कहीं ना कहीं फेल हो रही है। और जब आप नए आइडियाज, नए विचार क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी एफिशिएंसी वैसे ही कम हो रही है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि वो कुछ भी बोले, जनता तो वैसे उनको बहुत दिनों से डिस्काउंट कर रही है, अभी भी वो कुछ बोलेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। जी मान। अच्छा, आपने ये कहा कि क्योंकि अभी 79वां स्वतंत्रता दिवस है जिसका जश्न मनेगा, 80वें जब मतलब यानी कि अगले साल क्या कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहा होगा? क्योंकि आपने इशारा किया 75 साल की तरफ, कितनी प्रबल संभावना है इस चीज की? बहुत प्रबल संभावना है, बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। इसलिए मैंने बोला कि आप उनका उनका भाषण जो है उसको ध्यान से सुनिएगा, और इस भाषण में यदि वो कॉम्बैटिव नजर नहीं आते, एक योद्धा की मुद्रा में नजर नहीं आते, बल्कि सिर्फ अपने पास्ट लॉरल्स, अपनी जो पुरानी जो उनकी उपलब्धियां हैं उसको ही गिनाते रहते हैं, तो आप समझ जाना कि अब ये इंसान थक गया है, अब ये इंसान खुद जो है वो अलग होना चाहता है। और ये कहीं उनके इस्तीफे या ये समझ लीजिए कि वो कोई और भूमिका में अपने आप को लाना चाहते हैं इस भूमिका से निकाल के। तो मुझे वो बहुत हद तक 2047 की बात करेंगे फिर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2047 तक भारतीय, अब वो तो क्या 2047 क्या 2300 तक की बातें करें, भाई आपका मुंह है, आप कुछ भी बोल दें, ठीक है, उस मुंह के ऊपर में कोई प्रतिबंध तो है नहीं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो चाहेगी कि हम हमारी जितनी लंबी सत्ता खींच सके वो खींचे, पर ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ लोग, यहाँ हिमांशु और राजीव जैसे लोग जो है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता में नहीं रहेगा। तो वो कुछ भी बोले 2047, 2057, 2067, जब तक लोग कन्विंस नहीं है तब तक बीजेपी जो है वो मुझे नहीं लगता है कि कंटिन्यू कर पाएगी। और जिस तरीके से मैं ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता खुद बहुत थक गए हैं, बदलाव चाहते हैं, और विपक्षी पार्टियों में जिस तरीके से जो है उमंग, तरंग, जोश उत्पन्न हो रहा है, इससे मुझे लग रहा है कि 2026, 2027 जो है ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली जो है ये टर्बुलेंस वाला टाइम रहने वाला है, और काफी सारे चेंजेस जो हैं हमें देखने के लिए महसूस होंगे आने वाले दिनों में। बहुत दिलचस्प समय रहने वाला है हिमांशु जी। जी, 15 अगस्त 2025 विपक्ष के नजरिए से किस तरह से देखा जाए इसको? बहुत ही महत्वपूर्ण साल है 2025 विपक्ष के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का विपक्ष इतना सशक्त है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो, उसको जनता जान रही है, जनता उसके साथ संवाद कर रही है। नहीं तो पहले तो पता ही नहीं चलता था लोगों को कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कौन, होता भी नहीं था। तो ये जो 2025 में 15 अगस्त के पहले ही हमने उसका परिलक्षण, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो ऑलरेडी, इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है कि आने वाला समय जो है उसमें विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभाने वाला है। विपक्ष ने जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेके और एक बगावत का बिगुल बजा दिया है, जिस तरीके से जनता ने जो है, और जितने एनजीओज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनके जिस तरीके से वक्तव्य आ रहे हैं, इससे साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार की डगर जो है ये आने वाले दिनों में बहुत ही कठिन रहने वाली है। नहीं नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है 65 लाख लोग जिनके आपने नाम काटे उनकी लिस्ट दीजिए, अपनी वेबसाइट पर ही दीजिए, हमको नहीं दे रहे हैं तो फिर दीजिए, देने को कह दिया है। अब चुनाव आयोग के पास कोई मतलब बहाना बचता नहीं है कि वो नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमने तो जो जारी करना था वो जारी कर दिया। ये बहानेबाजी अब चलेगी नहीं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो कि ये एसआईआर में जो लोगों के नाम काटे गए उनका मसला हो, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक अपनी क्रेडिबिलिटी जो उनकी लूज हुई थी उसको वापस से रिटेन कर लिया, वापस से पा लिया। लोगों का विश्वास जो है सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ गया है। जितनी, देखिए, पिछले विगत कुछ सालों में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे जिस तरीके से भरोसा घटा था लोगों का, हमने, और उसका कारण भी था, हमने देखा था कि रात में 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को, आलोक वर्मा जी को हटाया गया था। हमने ये देखा था कि ईडी के जो मुखिया है
उनको 3-3 बार एक्सटेंशन दिया गया। 5-5 साल जो है वो अपने कार्यकाल पे बने रहे और उस कार्यकाल में जो तांडव ईडी ने मचाया है और जिस तरीके से अपोजिशन लीडर्स के ऊपर में रेड पे रेड किया है, वो अपने आप में जो है एक तरीके का मखौल का जो है ना मुद्दा बन गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ाई है और जो नंबर्स हमारे सामने आए कि भैया सबसे ज्यादा 60-70% जो फंडिंग हुई है वो तो बीजेपी को ही हुई है। तो ये जो हमने देखा, इलेक्शन कमीशन की भूमिका हमने देखी है कि कैसे राजीव कुमार के एरा में वो उसका जो छवि है उसमें कितना डाउनफॉल, कितनी गिरावट नजर आई। और अब हम देख रहे हैं कि भैया पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ही जो है वो घेरे में है। देखिए, लोगों का जो ध्यान है वो इलेक्शन कमीशन चीफ की ऊपर में वो बात करते हैं, पर मैं आपके अपने प्यारे 4PM के दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो 3 चेहरे नजर आते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, आप उनके बियॉन्ड देखिए। ये जो 18-20 लोग जो हैं जो इन 3 के नीचे काम करते हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, इनकी क्या भूमिका है? उस भूमिका पे प्रश्न कीजिए। कौन है 17-18 लोग? जो कोई यादी डिपार्टमेंट को हेड करता है, कोई पहचान डिपार्टमेंट को हेड करता है, कोई मिलान डिपार्टमेंट को हेड करता है। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, जो अलग अलग स्टेट में हेड्स हैं, ये पूरे के पूरे लोगों का संज्ञान लेना आपको जरूरी है। इलेक्शन कमीशन काम कैसा करता है ये समझना आपको जरूरी है। तो जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक जो है लोकतंत्र लचर रहेगा, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ही जो है जनता अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को दिखाती है। दूसरी बात आप ये समझिए हिमांशु जी, क्या हुआ है पिछले 11 साल में ब्यूरोक्रेट्स को बहुत पावर दिया इस सरकार ने, और उसका नतीजा क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेट्स केस लेके आते थे। जैसे ईडी का एग्जांपल देता हूं, ईडी ने इतने सारे केस बनाए और कन्विक्शन कितना रेट उनका, कन्विक्शन रेट उनका 0.3-0.4% है। तो इसका मतलब है या तो ये 99.6% केस वीक थे, जान के किए गए, जान के बनाए गए, या फिर राजनीतिक तंत्र ने जो है ईडी का इस्तेमाल किया, केस बनाया, लोगों को डराया धमकाया और पैसे वसूली की। ये ही एक तरीका रहता है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। ये पहले ब्यूरोक्रेट्स को पावर देती है, पुलिस को पावर देती है कि आप पहले केस बनाओ। जब केस बनता है तो लोग जो है वो कैसे ना कैसे राजनेताओं तक पहुंचते अपनी पहचान निकाल के, और जब राजनेताओं तक पहुंचते तो राजनेता इनसे माल भी खींचते हैं और उसके बाद में उनको एहसान भी दिखाते हैं कि देखो हम तुमको केस से बाहर निकाल रहे हैं। तो आप दोनों तरफ से जो है आपको बचा लेते हैं। ये पूरे विश्व भर में जो है राजनीति और राजनेताओं का इतना मखौल क्यों उड़ाया जाता है? क्योंकि हर जगह, ये भारत में, ये हर जगह ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है कि ब्यूरोक्रेट्स को यूज करते हैं नेता, पहले केस बनवाते हैं इनसे और उसके बाद में खुद माल बनाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर में भी चवन्नी अठन्नी जो है वो झलका दिया जाता है। मेन पर मलाई जो है वो राजनीतिक पार्टी खाती है और उसके बाद में जो है केस को रफा दफा कर दिया जाता है। तो बहुत वीक केस बनाया जाता है। टेलीकॉम स्कैम देखिए, पूरी बीजेपी पार्टी जो है कोल स्कैम और टेलीकॉम स्कैम के दम पे आई थी, और हुआ क्या, टेलीकॉम स्कैम में इतना वीक केस बनाया गया कि सब के सब बरी हो गए। कोल स्कैम में कुछ लोगों को अभी भी सजा हुई है, बट हायर कोर्ट सुन रहा है, और अगर इसी तरीके से केस प्रस्तुत किए गए तो वहां पे भी बहुत लोग बरी हो जाएंगे। तो ये करते ही हैं, ये केस वीक बनाते हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट भी पैसे खाते हैं, नेता भी पैसे खाते हैं, और वो सामने वाले लोग का पूरा जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका पूरा पैसा नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के पास चला जाता है, और फिर ये एहसान दिखाते हुए उनको बचा लेते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इस पे जागरूक लोगों ने, मीडिया ने, मेरे और आपके जैसे सिटीजन्स ने सवाल उठाना चाहिए कि टेलीकॉम स्कैम, कोल स्कैम जैसे जो मुद्दे इतने उछाले जाते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसमें एक भी कन्विक्शन नहीं हो रहा और सबके सब बच जा रहे हैं? जी बिल्कुल। सवाल तो बहुत सारे हैं, समय की थोड़ी बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं और उनके शब्दों के क्या मायने होंगे, हम अगले दिन तलाशेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।